हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के द्वारा सोरबोन यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया गया। इस भाषण में एक शक्तिशाली यूरोप, ऐसा यूरोप जो अपनी सीमाओं को नियंत्रित कर सकता है, जैसे नारों के साथ ये पूरा का पूरा भाषण दिया गया है। और यहां पे फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने यूरोप को चेताया है कि यदि हम अभी भी नहीं जागे, अभी भी हमने सही दिशा में बढ़ने की ओर प्रयास नहीं किए, बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप यदि हमने अपने आप को नहीं डाला, तो यूरोप मर सकता है। आइए इस परिचर्चा में हम इस भाषण के कुछ मुख्य अंशों को प्रस्तुत करेंगे। क्या कारण है फ्रेंच राष्ट्रपति द्वारा इस तरीके के व्याख्यान देने के, इन मुद्दों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैक्रोन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यूरोप को मजबूत सुरक्षा की जरूरत है, अमेरिका के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है। यानी यूरोप को केवल अमेरिका का जागीरदार बन के नहीं रहना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनोवेशन के माध्यम से वैश्विक नेता बनने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। भले ही वो साइबर सुरक्षा हो, भले ही जो आर्थिक चुनौतियां हैं यूरोप के सामने, मिलके उन आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला करना हो। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा यानी हरित ऊर्जा की दिशा में भी वैश्विक नेता बनने की दिशा में प्रयास करने की बात मैक्रोन ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में की है। यहां पे इन्होंने कहा कि खतरा है हमारा यूरोप खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, हम जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में जो तैयारियां यूरोप के देशों की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। हमें बेसिकली तैयार रहना चाहिए इस बदलती विश्व व्यवस्था में अपने आप की स्थिति को मजबूत करने के लिए। 27 देशों को कमजोर और खंडित कर सकती हैं हमारी वर्तमान सैन्य, आर्थिक, व्यापार और अन्य दबाव की जो नीतियां हैं वो हमारे यूरोपियन यूनियन को खंडित कर सकती हैं। ये भाषण अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम ये कह सकते हैं 2017 में भी मैक्रोन ने इसी तरीके का भाषण दिया था और यूरोपियन यूनियन को एक नया विजन देने का प्रयास किया था। इस भाषण के माध्यम से भी ये अनुमान लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मैक्रोन ये दर्शाना चाह रहे हैं कि उनमें अभी भी वो ऊर्जा और नई सोच बरकरार है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं अपने भाषणों में। इन्होंने कहा कि एक तो रूस को यूक्रेन में जीतने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं यूक्रेन के प्रति एक सकारात्मक रवैया दिखाया है फ्रांस ने। साथ ही ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में पूरे यूरोप को प्रयास करना चाहिए। उच्च रैंकिंग वाले जो सैन्य कर्मी हैं, इन सैन्य कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए एक यूरोपीय अकादमी की स्थापना की भी बात इन्होंने की है, ताकि एक बेहतर सेना यूरोप की स्थापित हो सके। वैश्विक चुनौतियों से लड़ने में अमेरिका जैसे किसी भी देश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, यूरोप को स्पष्ट विजन है मैक्रोन का। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा रक्षा उद्योग के बिना कोई रक्षा नहीं है। हमारे पास दशकों से कम निवेश है, यानी जितना हम निवेश कर रहे थे रक्षा क्षेत्र में उससे कहीं कम निवेश है। हमें इस निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। यूरोपीय लोगों को यूरोपीय सैन्य उपकरण खरीदने की प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यानी हम जो दूसरे देशों से सैन्य उपकरण खरीदते हैं, हम यूरोपीय देशों से ही सैन्य उपकरण खरीदने की वरीयता पे हमें विचार करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यूरोप को केंद्रित रख के इन्होंने इस तरीके के भाषण में इस तरीके की बातें की हैं। इन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहिए, तेजी से उत्पादन होगा, हमें यूरोपीय लोगों की तरह उत्पादन करना चाहिए। और जो यूरोप में आपसी प्रतिस्पर्धा है वो प्रतिस्पर्धा एक तरीके से कम हो, ताकि मिलजुल के हम सामूहिक तौर पे यूरोप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकें। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि यूरोप के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का जोखिम है, जहां वैश्विक मुक्त व्यापार नियमों को प्रमुख प्रतिस्पर्धियों द्वारा
चुनौती दी जा रही है, इसलिए हमें छोटे और मध्यम आकार के जो व्यवसाय हैं उन पर लाल फीताशाही में कमी करनी पड़ेगी। यानी हमें जो आर्थिक हमारी नीतियां हैं उनको ज्यादा उदारवादी बनाना पड़ेगा यूरोपीय व्यवस्था के संदर्भ में, तब जाके हमारा यूरोप आर्थिक तौर पे सशक्त हो पाएगा। यदि हम रक्षा क्षेत्र में निवेश करेंगे, एक दूसरे के हथियार खरीदेंगे, इससे हमारा रक्षा क्षेत्र मजबूत हो पाएगा। यदि हम यूरोपीय सैनिक अकादमी की स्थापना करेंगे, वहां ट्रेनिंग देंगे, तो इससे हमारा जो सैनिक तंत्र है वो भी मजबूत हो पाएगा और अमेरिका के ऊपर इन सभी क्षेत्रों में हमारी निर्भरता कम हो पाएगी। यदि हम प्रभाव की बात करें तो उनके भाषण का प्रभाव वैसा ही होगा, कुछ फ्रांसीसी नेताओं को ऐसा लगता है, जैसा प्रभाव 7 साल पहले सोरबोन में किया था, जिसने यूरोपियन संघ की नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की रूपरेखा तैयार की थी। ध्यान रखिएगा 2017 में भी मैक्रोन ने इसी तरीके का भाषण दिया था, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन की नीति में काफी जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले थे। इन्होंने कहा वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, गाजा में युद्ध है, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण है, चाइना अमेरिका तनाव बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में ईरान और बेसिकली इजराइल युद्ध की परिस्थितियों को हम देख सकते हैं। तो ऐसे में प्रमुख भू राजनीतिक चुनौतियां शामिल हैं और इन प्रमुख भू राजनीतिक चुनौतियों पे यूरोप यदि दूसरे देशों पे निर्भर रहता है तो यूरोप पिछड़ता चला जाएगा। इसी संदर्भ में इन्होंने कहा है कि यूरोप मर सकता है, अतः हमें हर क्षेत्र में मिलकर प्रयास करने की जरूरत है, जिसमें आर्थिक क्षेत्र, सैनिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र है ना, और नए नए जो इनोवेशन के क्षेत्र हैं उन सब में हमें कदम से कदम मिला के चलने की जरूरत है। इस भाषण में मैक्रोन के सलाहकारों ने अगले 5 वर्षों के लिए यूरोपीय संघ के रणनीतिक एजेंडे में फ्रांस के योगदान के तौर पे पेश किया है। बेसिकली एक विजन दिखाने का प्रयास कर रहा है फ्रांस कि आगे आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन का विजन क्या होना चाहिए। यदि इस विजन पे, फ्रांस का यह मानना है, यदि इस विजन पे काम नहीं किया गया तो हो सकता है हम पिछड़ के रह जाएं। ध्यान रखिएगा ये एजेंडा यूरोपीय चुनाव के बाद तय किया जाना है, जब यूरोपीय संघ के जो नेता हैं वो आपस में, अभी यूरोपीय बेसिकली चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद ये एजेंडा तय किया जा सकता है, अगर इस एजेंडे से बाकी यूरोपियन देश सहमत होते हैं तो। साथ ही इन्होंने कहा यदि हम इनके इस भाषण के पीछे के आधार को देखें तो वर्तमान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन की लोकप्रियता में काफी गिरावट देखी जा रही है। इनकी पार्टी, वहां की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, दक्षिणपंथी पार्टी है, उससे इनकी पार्टी पीछे चल रही है। मैक्रोन के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि यूरोपीय संसद में उनका समूह जो रेन्यू है वो अब तीसरा सबसे बड़ा है, लेकिन सर्वेक्षण से पता चला है कि वो भी पिछड़ रहा है। तो ऐसे में जो मैक्रोन है ये अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के आधार के तौर पे भी इस भाषण को देख रहे हैं। हालांकि अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि इस भाषण का प्रभाव यूरोपियन यूनियन पे क्या पड़ता है। क्या यूरोपियन यूनियन अमेरिका पे अपनी निर्भरता कम करने के लिए तैयार है, या जो इन्होंने सजेशन दिए, चाहे वो सैनिक अकादमी का है, चाहे वो रक्षा निवेश को बड़े स्तर पे बढ़ाने का है, चाहे वो यूरोपीय देश ही एक दूसरे के हथियारों को खरीदें, इस नीति पे काम करने का है, या आर्थिक क्षेत्र में अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जैव प्रौद्योगिकी है, हरित ऊर्जा पे इन्होंने बल देने की बात की है। इन क्षेत्रों में यूरोपीय संघ की पॉलिसी क्या होगी, क्या आने वाले समय में यूरोपीय संघ का जो विजन है, दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण पे फ्रांस के राष्ट्रपति के इस भाषण का कुछ प्रभाव पड़ता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि ये विजन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि अब बदलते वैश्विक परिदृश्य में यूरोपीय देश अपनी आत्मनिर्भरता बेसिकली दूसरे पे कम करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष तौर पे अमेरिका जैसे देशों पे प्रयास करेंगे कम करने का, और हर एक क्षेत्र में बेसिकली नए नए इनोवेशन और जो नए नए विचार हैं उनके अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन में जो भी डेवलपमेंट होंगी हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। एक छोटी सी परिचर्चा थी, काफी महत्वपूर्ण भाषण है, वो भी ऐसे परिदृश्य में अमेरिका और यूरोप, विशेष तौर पे यदि हम पश्चिमी यूरोप की बात करें, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही
बेसिकली मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं इन देशों में, चाहे सैनिक संबंधों की बात करें, चाहे आर्थिक संबंधों की बात करें। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन का अपने आप को मजबूत बनाने की दिशा में जो ये कदम है, ये एक उसी नीति का पार्ट होगा, क्योंकि यूरोप कभी भी पिछड़ा हुआ तो रहा नहीं है, लेकिन अब वो और ज्यादा सक्षम होना चाहता है और अमेरिका पे जो उसकी निर्भरता है वो उसको और कम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए इन्होंने इस भाषण को एक शक्तिशाली यूरोप का नारा देते हुए कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मुद्दा था दोस्तों। यदि आप 2025, 26 या 27 में आईएएस का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ IAS के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा 26 अप्रैल से ये बैच प्रारंभ हो रहा है। यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 29,999 रुपए में मिल जाएगा। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 घंटे की डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस चलती हैं, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी है। बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें आंसर राइटिंग, MCQ प्रैक्टिस, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए। 26 अप्रैल से क्लास प्रारंभ कर लीजिए। मेरी इसी तरीके की क्लासेस से जुड़ने के लिए मुझे टेलीग्राम पे आप ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इसी नाम से हैं, इन पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।